दिन जब मोहन का एक्सीडेंट हुआ तो उसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल की बुरी हालत देखकर जहाँ पे हाइजीन और बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ उसे ट्रीटमेंट तो अच्छा मिला, लेकिन जब मोहन ने वहाँ का बिल देखा तो उसे एक्सीडेंट से भी बड़ा झटका लगा। पर यह कहानी सिर्फ मोहन की नहीं है, बल्कि हर उस आम इंसान की है जो कि अफोर्डेबिलिटी और एक अच्छे ट्रीटमेंट के बीच में पिस कर रह गया है। क्योंकि एक तरफ है लिमिटेड नंबर ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जहाँ ट्रीटमेंट तो अफोर्डेबल है, लेकिन वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे कि कॉमनली यूज़ होने वाली दवाइयाँ, फार्मेसी और कभी कभी तो डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं होते। और फिर दूसरी तरफ है प्राइवेट हॉस्पिटल्स जहाँ जितने अच्छी फैसिलिटीज़ और ट्रीटमेंट्स हैं उतने ही बड़े खर्चे हैं। इसका मतलब कि अगर आपको किसी दिन प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ा तो आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल के कंपैरेटिवली खर्चा 6 गुना ज़्यादा बढ़ सकता है, और वहीं अगर आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा तो यह खर्चा 20 गुना ज़्यादा बढ़ सकता है। जिनके पास पैसे तो हैं, लेकिन मिडिल क्लास से पॉवर्टी लाइन में आने से वो सिर्फ एक मेडिकल बिल से दूर हैं। और अगर हम इस प्रॉब्लम में गवर्नमेंट के रोल की बात करें तो अभी तक कोई भी गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम को 100% सॉल्व नहीं कर पाई है। इसीलिए गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को इंश्योरेंस कंपनी के हाथों में सौंप दिया और वो पब्लिक को भी इंश्योरेंस खरीदने के लिए एनकरेज करने लगी ताकि अफोर्डेबिलिटी और अच्छे ट्रीटमेंट का ये इशू सॉल्व हो सके। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस में भी कुछ ऐसे स्कैम्स और फ्रॉड्स हैं जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। पर सबसे पहले समझ लेते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है और ये काम कैसे करता है। तो सिंपल वर्ड्स में कहें तो इंश्योरेंस कंपनीज आपको कुछ पॉलिसीज बेचती हैं जिनके अंदर आपकी ट्रीटमेंट के खर्चों को कवर करने की टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं। तो अलग अलग पॉलिसीज के हिसाब से जो पॉलिसीज आपको अच्छी लगी उन्हें आप खरीदते हैं और अपनी सिलेक्ट की गई पॉलिसीज और फीचर्स के अकॉर्डिंग आप मंथली या ईयरली अपना प्रीमियम पे करते हैं। तो मानिए कि आपने 10 लाख का ईयरली कवरेज लिया जिसका प्रीमियम आप पे करते हैं 2000 रुपये पर मंथ, और आगे जाकर जब आपका कोई ट्रीटमेंट हुआ तो उसका खर्चा आया 7 से 8 लाख, तो ये खर्चा आपकी इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी। जिसका मतलब कि ये इंश्योरेंस पॉलिसीज हमें इमरजेंसी के टाइम पर बड़े बड़े खर्चों से बचाती है। इसीलिए कई कंट्रीज में हेल्थ इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है और वहाँ की 100% पॉपुलेशन इंश्योर्ड है, जैसे कि जर्मनी, स्विट्जरलैंड, जापान। लेकिन इंडिया में सिर्फ 50% पॉपुलेशन इंश्योर्ड है। लेकिन अब यहाँ बात आती है इंश्योरेंस से रिलेटेड स्कैम्स और फ्रॉड्स की, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि लोग इंश्योरेंस पर इतना ध्यान नहीं देते जितना देना चाहिए। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि इंश्योरेंस कंपनीज अपनी पॉलिसीज में कई सारे हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस ढूंढती है या फिर एक ग्रे एरिया ढूंढती है ताकि आपके क्लेम को होल्ड पर रखा जा सके, जिससे कि आप फ्रस्ट्रेट होकर उसे छोड़ दें और फिर कुछ टाइम बाद ये क्लेम ऑटो रिजेक्ट हो जाता है जब कंपनी को आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ऐसा एक केस चंडीगढ़ में हुआ जब शिवजी राम गोपाल नाम के एक आदमी ने नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से 15 लाख का कवरेज लिया और ब्रीदिंग प्रॉब्लम की वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। अब हॉस्पिटल का बिल बना 1.68 लाख जो कि उसने अपनी जेब से भरा, लेकिन जब वो इस बिल का क्लेम लेने के लिए इंश्योरेंस कंपनी के पास गया तो उन्होंने उसे ये कहकर ये क्लेम रिजेक्ट कर दिया कि उसने वहाँ सिर्फ डायग्नोस्टिक और असेसमेंट कराई है। एंड अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज अगर कोई भी पेशेंट 24 घंटों से कम हॉस्पिटल में रुकता है तो उसे उसका कवरेज नहीं मिलता। पर शिवजी गोयल तो 15 दिनों के लिए हॉस्पिटल में रुका था, लेकिन इस बात से फ्रस्ट्रेट होकर उसने इस क्लेम को छोड़ नहीं दिया, बल्कि उसने कंज्यूमर कमीशन का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद कंपनी को 1.68 लाख के बिल के साथ साथ 9% इंटरेस्ट और 30,000 का फाइन भी शिवजी राम को देना पड़ा। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि इंश्योरेंस कंपनीज ऐसा करती क्यों हैं? तो प्रॉफिट कमाना तो एक रीजन है ही, लेकिन होता क्या है कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनका बिल चार्ज करने का कोई लिमिट नहीं है। मतलब कि वो अपने सर्विसेज और फैसिलिटीज को मिलाकर एक बड़ा बिल बना देते हैं, जिसका जब इंश्योरेंस कंपनीज ने 1 साल का डेटा निकाला तो उन्होंने ये पाया कि उनको तो घाटा हो रहा है, इसीलिए वो अपना प्रीमियम बढ़ा देती हैं और साथ ही पूरी कोशिश करती हैं कि क्लेम फुली या पार्शली रिजेक्ट हो जाए। मतलब कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस कंपनीज दोनों ही कम नहीं है, इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट को कोई स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने होंगे ताकि पॉलिसी होल्डर्स को कोई नुकसान ना सहना पड़े। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो एक सोल्यूशन था उसमें भी इतनी प्रॉब्लम्स हैं, तो आम इंसान आखिर करे तो करे क्या? तो देखिए होता क्या है कि 3 टाइप के लोगों को इंश्योरेंस आसानी से मिल जाता है। इसमें से सबसे पहले होते हैं वो लोग जो कि एक एजेंट को हायर करके अपना इंश्योरेंस क्लेम करवा लेते हैं। फिर आते हैं वो लोग जिनके पास सेलिब्रिटी स्टेटस होता है, जैसे कि रिसेंटली राकेश कुमार ने अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान थेरेपी पर इस इंश्योरेंस से रिलेटेड अपना एक इंसिडेंट शेयर किया। उन्होंने बताया कि किस तरह उनका क्लेम डिले किया जा रहा था, लेकिन इन दी एंड उन्हें अपना सेलिब्रिटी स्टेटस यूज करना पड़ा और तब जाके उनका क्लेम पास हुआ। और अगर इससे भी हायर स्टेटस की बात करें तो रिसेंटली हुए सैफ अली खान के घर में रॉबरी वाले केस में सैफ अली खान को 25 लाख का क्लेम मिला है, वो भी सिर्फ 4 घंटों में, और उस कंपनी ने इस चीज़ की मार्केटिंग भी कर दी।
लेकिन अब तीसरे नंबर पर आते हैं वो लोग जो कि सेल्फ अवेयर हैं, और सेल्फ अवेयर बनने के लिए आपको सिर्फ कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए ताकि आप इन पॉलिसीज़ के लूप होल्स में ना फंसे। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जिस चीज़ का आप इंश्योरेंस ले रहे हैं क्या आप उसके एक्सपेंसेस खुद उठा सकते हैं। अगर नहीं तभी आपको वो इंश्योरेंस लेना है, नहीं तो आप अननेसेसरीली कवरेज का प्रीमियम पे करते रहेंगे। दूसरे नंबर पर है कैशलेस क्लेम एंड रीइंबर्समेंट। कैशलेस क्लेम का मतलब ये होता है कि आपके ट्रीटमेंट का खर्चा सीधा इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, मतलब कि आपको खुद पे नहीं करना पड़ता और ना ही रीइंबर्समेंट का वेट करना पड़ता है। पर आजकल कुछ कंपनीज ऐसा कर रही हैं कि वो सिर्फ कैशलेस क्लेम ही ऑफर कर रही हैं, वो भी सिर्फ अपने नेटवर्क हॉस्पिटल्स में। मतलब कि अगर आप किसी और हॉस्पिटल में जाना चाहो तो उसका खर्चा भी आपको देना पड़ेगा और उसका रीइंबर्समेंट भी आपको नहीं मिलेगा। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आपके पास कैशलेस क्लेम का भी ऑप्शन हो ताकि आपको अपने खर्चे की फिक्र ना करनी पड़े, और साथ ही रीइंबर्समेंट का भी ऑप्शन हो ताकि आप अपनी मर्जी से किसी भी हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट करा सके। तीसरे नंबर पर है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। तो हॉस्पिटल में मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा भी कई सारे खर्चे होते हैं, जैसे कि एम्बुलेंस, लैब टेस्ट, मेडिसिन, फिजियोथेरेपी और न जाने क्या क्या, जिसका एक अलग ही बड़ा सा बिल बन जाता है। अब ताकि इस बिल का स्ट्रेस आपके ऊपर ना आए, इसलिए यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी पॉलिसीज में प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का फीचर भी हो। चौथा है को-पे फीचर, जिसका सिंपल सा मीनिंग है कि थोड़ा सा तुम दो, थोड़ा सा हम देंगे। तो कंपनीज कई बार आपकी पॉलिसीज में 5, 10, 15 या 20% का कोपे डाल देती हैं। तो अगर आपका कवरेज है 10 लाख का और आपका बिल बना था 7 लाख का, लेकिन आपका कोपे था 20%, तो आपको 7 लाख की जगह सिर्फ और सिर्फ 5,60,000 ही मिलेंगे, और बाकी के जो 1,40,000 हैं जो कि आपका कोपे था वो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। अब अगर इतना खर्चा उठाना ही था तो इंश्योरेंस लेने का फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि इंश्योरेंस लेने का मतलब तो यही है कि हमें इन खर्चों से स्ट्रेस ना हो। इसीलिए पॉलिसीज लेते वक्त आपको ये जरूर देखना है कि आपकी पॉलिसीज में कोपे मेंशन ना हो। तो मानिए कि आपने 10 लाख का कवरेज लिया और उसके बाद आपको कैटरेक्ट सर्जरी करानी पड़ी जिसका बिल बना 4 लाख रुपए, और जब आप ये 4 लाख रुपए का क्लेम कराने के लिए गए तो आपको मिले सिर्फ 2 लाख रुपए और बाकी के 2 लाख आपको अपनी जेब से देने पड़े। अब आप यहाँ सोचेंगे कि आपको इतना खर्चा क्यों उठाना पड़ा, तो उसका रीजन है कैप ऑन कवरेज, जो कि कंपनीज लगाती हैं अलग अलग ट्रीटमेंट पर। मतलब कि हर एक ट्रीटमेंट पर एक लिमिट लगी होती है जिसके ऊपर का खर्चा कंपनीज नहीं उठाएंगी। तो इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते वक्त आपको ये भी देखना है कि क्या किसी ट्रीटमेंट पर कैप ऑन कवरेज है, और अगर है तो कितना। अगला फीचर है नो क्लेम बोनस का। तो मानिए कि आपने पूरा साल प्रीमियम भरा लेकिन आपने कवरेज नहीं लिया, तो उस केस में कंपनीज आपको नो क्लेम बोनस देती है, जैसे कि रिन्यूअल पर डिस्काउंट देना या फिर आपका कवरेज बढ़ा देना। तो मेक श्योर कि आपके पास ये फीचर भी हो, और साथ ही आप अपने इंश्योरेंस प्रोवाइडर से ये भी कंफर्म कर लें कि कवरेज बढ़ने के बाद अगर आपने क्लेम किया तो क्या वो कवरेज उतना ही रहेगा या कम हो जाएगा। फिर 7 नंबर पर आता है रूम रेंट कैप, जो कि आपके सम इंश्योर्ड का 1% होता है। मतलब कि अगर आपका इंश्योरेंस कवरेज है 10 लाख का तो आपका रूम रेंट कैप हुआ 10,000 का। मतलब इस रेंट के ऊपर का रूम आप नहीं ले सकते। पर अब मानो कि आपके पास लग्जरी रूम्स लेने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं था, या फिर आपका एक्सीडेंट हुआ और जिन्होंने आपकी हेल्प की वो आपको किसी भी रैंडम रूम में ले गए जिसका रेंट था 12,000 रुपये। अब आप सोचोगे कि ये कोई बड़ी बात है नहीं कि अगर ऊपर के 2,000 आप दे दो और बाकी के जो 10,000 हैं वो इंश्योरेंस कंपनी कवर कर ही लेगी। बट यहाँ लगेगा आपको शॉक, क्योंकि आपका रूम रेंट कैप आपके बाकी के एक्सपेंसेस के साथ लिंक्ड होता है। मतलब कि अगर आपका रूम रेंट है 12,000 का और आपको क्लेम मिला 10,000 का, जो कि बना 83%, तो आपके सभी एक्सपेंसेस पर आपको क्लेम 83% का ही मिलेगा, ना कि 100% का। इसलिए पॉलिसीज लेते वक्त आपको ये भी देखना है कि उनमें रूम रेंट कैप ना हो, ताकि आप बिना किसी स्ट्रेस के कोई भी रूम चूज कर सको। अगला फीचर है रिस्टोरेशन ऑफ सम अशॉर्ड, जिसका काम होता है कि आपके कवरेज को रिस्टोर करना अगर आपने उसे एक बार यूज कर लिया है तो, ताकि अगर आपको फिर से पैसों की जरूरत पड़े तो आप क्लेम कर सकें। लेकिन इस फीचर के साथ कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि आप 1 साल में सिर्फ 2 बार ही अपना सम अशॉर्ड रिस्टोर करा सकते हो, या फिर जिस डिजीज के लिए आपने पहले कवरेज यूज किया था उसके लिए आप फिर से रिस्टोर नहीं करा सकते। जोनल पॉलिसीज में आप जहां रहते हैं उस एरिया और उसके कई फैक्टर्स को देखकर आपका प्रीमियम डिसाइड होता है, जो कि यूजुअली रूरल एरियाज में कम होता है और अर्बन एरियाज में ज्यादा होता है। लेकिन अब प्रीमियम बचाने के लिए लोग एड्रेस डाल देते हैं अपने रूरल एरिया के रेजिडेंट्स का, लेकिन रहते हैं वो अर्बन एरियाज में, और फिर ट्रीटमेंट भी वहीं कराने के लिए जाते हैं। लेकिन ट्रीटमेंट के बाद बिल पर लग जाता है को पे, मतलब पैसे बचने की जगह और खर्च हो जाते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि आप वहीं का एड्रेस डालें जिस एरिया में आप अपना ट्रीटमेंट कराना चाहेंगे। और अगर आप चाहें तो आप पैन इंडिया कवरेज भी ले सकते हैं, जहां पे आपको ऑल ओवर इंडिया किसी भी ट्रीटमेंट के लिए कंप्लीट कवरेज मिलेगा। तो पॉलिसी खरीदते वक्त आप ये कंपेयर कर सकते हैं कि जोनल या पैन इंडिया पॉलिसीज में कौन सी पॉलिसीज आपको ज्यादा सूट कर रही हैं। फिर
अगला है वेटिंग पीरियड। तो इंश्योरेंस खरीदने के जस्ट बाद ही आप इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए एलिजिबल नहीं हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम करना है तो आपको एक वेटिंग पीरियड से गुजरना पड़ता है जो कि कंपनी सेट करती है, ताकि आप कोई भी ट्रीटमेंट प्री प्लान करके इंश्योरेंस ना लें। मतलब कि ऐसा ना हो कि अगले हफ्ते आपका ट्रीटमेंट है और आज आपने इंश्योरेंस पॉलिसीज ले ली ताकि आपको पैसे ना भरने पड़े। इसीलिए ये सब अवॉइड करने के लिए कंपनीज वेटिंग पीरियड सेट करती हैं। तो जो पॉलिसीज आप ले रहे हो उसके हिसाब से ही आपका वेटिंग पीरियड होता है। लेकिन अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए तो उस टाइम पे आपको अर्जेंट कवरेज की जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए आप अपने इंश्योरेंस प्रोवाइडर से कहकर एक्सीडेंट्स के लिए एग्जेम्पशंस जरूर रखवाएं। नेक्स्ट आपको चेक करने हैं एक्सक्लूजन्स, मतलब वो डिजीजेज या ट्रीटमेंट्स जो कि आपके कवरेज में इंक्लूडेड नहीं है। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि पहले तो वो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज ढंग से पढ़ते नहीं और बाद में लगता है उन्हें झटका जब उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। इसीलिए इट इज़ बेटर कि आप अपने इंश्योरेंस प्रोवाइडर से पहले ही कंफर्म करा लें कि कौन से ट्रीटमेंट आपकी पॉलिसीज में इंक्लूडेड हैं और कौन से नहीं। नेक्स्ट इज कंटिन्यूटी चेक। तो कई इंश्योरेंस प्लान्स एक सर्टेन एज के बाद अपने आप बंद हो जाते हैं और वो होते हैं मोस्टली 60 की एज में, बट दिस इज द एज जहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा बीमारियां हो सकती हैं। अब इन सभी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ एक ये भी सवाल उठता है कि कोई कंपनी चूज करे कैसे। तो इंश्योरेंस लेने का मतलब ये नहीं होता कि आपको एक सस्ता सा प्रीमियम उठा लो। इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ साथ आपको इंश्योरेंस कंपनी की रेपुटेशन भी देखनी होती है और साथ ही उसके क्लेम सेटलमेंट रेशियो पर भी फोकस करना होता है। इसके अलावा कुछ कंपनीज होती हैं वो जनरल होती हैं जो कि अलग अलग तरह का इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती हैं, जैसे कि फायर, मोटर, हेल्थ, और ये कंपनीज कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के साथ ज़्यादा अच्छे से डील करती हैं। फिर दूसरी तरफ होती हैं डेडिकेटेड कंपनीज जो कि सिर्फ एक तरह का इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती हैं, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस। तो अगर आपको एक अच्छी सर्विस चाहिए तो आप डेडिकेटेड कंपनी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि जहाँ पे भी आपको अच्छा ऑफर मिले आप वहाँ से अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हैं। एंड इट इज बेटर कि आप यंग एज में ही अपने लिए इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीद लें, क्योंकि एक एज के बाद जब आपको बीमारियां होनी शुरू होंगी और उस टाइम पे अगर आप इंश्योरेंस लेने के लिए जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। तो इन्फ्लेशन और हेल्थ रिस्क के चांसेस को देखकर इट इज बेटर टू मेक अ डिसीजन अबाउट द सेफ्टी ऑफ योर लाइफ राइट हियर राइट नाउ।